हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं हमारी मुग़ल सीरीज़ चल रही थी। तो मुग़ल सीरीज़ में आज हम जानेंगे छठे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के बारे में। जैसे कि हमने शाहजहाँ में जाना था, 1657 में शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार हो गया था। तो फिर उनके पुत्रों के बीच में बहुत से युद्ध हुए गद्दी पर बैठने के लिए। और गद्दी पर कौन बैठता है? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का जन्म अक्टूबर 1618 में गुजरात में ही हुआ था। और वह गद्दी पर कर बैठता है 1658 में। और कब तक? 1707 तक। यह छठा मुगल बादशाह था। आप जानते हैं इसने गद्दी पर बैठने के लिए कौन कौन से युद्ध लड़े। तो सबसे पहले यह अपने बड़े भाई के साथ युद्ध लगता है, धर्मट का युद्ध। तो धर्मट का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। दारा शिकोह को ही हम शाह बुलंद इकबाल के नाम से जानते थे। तो धर्मट का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 में। इस युद्ध को दारा हार जाता है और औरंगजेब जीत जाता है। तो हारने के बाद वह चला जाता है। एक महीने के बाद वह दोबारा लड़ने आता है, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658। धर्मट का युद्ध 1658 अप्रैल, सामूगढ़ का युद्ध 1658 मई। तो इस युद्ध में भी वही होता है, दारा हार जाता है और औरंगजेब जीत जाता है। तो औरंगजेब यह युद्ध जीतने के बाद आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाता है। शाहजहाँ भी चाहता था कि उसका लड़का दारा शिकोह पर गद्दी पर बैठे, इसलिए शाहजहाँ दारा शिकोह का साथ भी देता है। लेकिन यह मुमकिन नहीं हो पाता। दोनों युद्ध कौन जीत जाता है? औरंगजेब। धर्मट का युद्ध भी और सामूगढ़ का युद्ध भी। शाहजहाँ ने दारा शिकोह का साथ दिया था, इसीलिए औरंगजेब भी अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बना लेता है और कहाँ पे कैद कर देता है? आगरा के किले में। आगरा के किले के टॉप फ्लोर पे कैद कर देता है, क्योंकि उसको दया आ जाती है। उतने इतने प्यार से अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवाया था, तो टॉप फ्लोर पे इसलिए बंद करता है कि वहाँ से उसे ताजमहल दिखता रहे और उसे याद भी आता रहे कि उसने कितने पैसे खराब किए ताजमहल बनाने के लिए। और एक साल बाद मई 1659 में फिर से एक युद्ध होता है, देवराय का युद्ध, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। इस युद्ध को भी औरंगजेब जीत जाता है। अब औरंगजेब जीतता है, इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये फिर आएगा लड़ने। तो इस युद्ध के बाद वह दारा शिकोह की हत्या कर देता है। तो देवराय का युद्ध अजमेर में, जो कि आज के राजस्थान में है, इसके पास होता है। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दारा शिकोह मारा जाता है। और इस युद्ध के बाद ही औरंगजेब अपना राज्याभिषेक दिल्ली की गद्दी पर कराता है। इस युद्ध से ही असली रूप में हम कह सकते हैं कि औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इन सब युद्धों में दारा का साथ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह ने दिया था, जिसके बाद वह 1675 में तेग बहादुर सिंह को भी हत्या कर देता है, मतलब फांसी पर चढ़ा देता है। वह उसको दो कंडीशन देता है, या तो इस्लाम धर्म अपनाए या फिर मरे। तो तेग बहादुर सिंह इस्लाम धर्म नहीं अपनाते और उनको फांसी दे दी जाती है दिल्ली में 1675 में। भाई औरंगजेब इतने युद्ध जीत रहा था, इसका मतलब युद्ध में तो कौशल था। तो उनके गुरु कौन थे? गुरु मीर मोहम्मद हकीम जी औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब का निकाह 1637 में दिलरास बानो बेगम के साथ होता है। वह इससे बहुत प्यार करता है, क्योंकि इसके मरने के बाद ही वह महाराष्ट्र औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाता है, जिसे हम ताजमहल की कॉपी भी बोल सकते हैं। इधर औरंगजेब अपना राज्य फैलाता जा रहा था, उधर शिवाजी अपना राज्य फैलाता जा रहा था। तो औरंगजेब अपने सेनापति जयसिंह को भेजता है शिवाजी के पास, और वह शिवाजी को हरा देता है। तो जून 1665 में इन्हीं के बीच पुरंदर की संधि होती है, जयसिंह और शिवाजी के बीच। जयसिंह औरंगजेब की तरफ से गया था और शिवाजी कहाँ पे था उस टाइम? बीजापुर, जो कि साउथ इंडिया में है, आज के कर्नाटका में। तो इनके बीच में पुरंदर की संधि 1665 में होती है। और इसी के बाद शिवाजी को औरंगजेब राजा की उपाधि भी देता है। अब जैसे कि हमें पता है, शाहजहाँ ने बहुत से पैसे खर्च किए थे ताजमहल बनाने में। तो मुग़ल सल्तनत का खजाना तो बिल्कुल खाली था, और औरंगजेब भी बहुत युद्धों में पैसे हरा चुका था। तो औरंगजेब बहुत पैसे इकट्ठे करने के लिए कर लगाता है। कौन सा कर? जजिया कर। और वह इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए भी बहुत से काम करता है। जैसे कि मेवात के लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है, जो प्यार से मान जाता है, ठीक है, नहीं तो काम खत्म। अब मेवात को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि दिल्ली से आगरा जाने के बीच में वे जहाँ आराम रेस्ट विश्राम करते थे, वो जगह थी मेवात। इसीलिए वो वहाँ के सभी लोगों को मुसलमान इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करता है। जो इस्लाम धर्म अपनाता है वो जिंदा रहता है, जो नहीं रहता वो या तो छोड़ के भाग जाता है या मर जाता है। और 1667 में ही शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर देता है। ये बात अलग है कि 2 महीने बाद अगस्त 1667 में ही वह वहाँ से भाग जाता है।
और जैसा कि हमने जाना था, सिखों के 9वें गुरु को इस्लाम धर्म ना अपनाने के ऊपर उनको दिल्ली में 1675 में फांसी भी दे दी जाती है। तो देख लो कितना क्रूर शासक था औरंगजेब। इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए उसने क्या क्या किया। उसने जजिया कर लगाया 1689 में। भाई ये जजिया कर भी पूरा अपने आप में हिस्ट्री है। जजिया कर बहुत सी बार लगा, बहुत सी बार हटा। तो सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, सिर्फ सिंध के एरिया में। उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के टाइम पे फिरोज शाह तुगलक पूरे दिल्ली काल पूरे भारत में जजिया कर लगा देता है। जजिया कर सिर्फ हिंदुओं पे लगाया जाता है या फिर नॉन मुस्लिम पे। ये कर क्या था, ये एक तरीके का टैक्स था जो मुसलमानों को नहीं देना पड़ता था और सभी जातियों को देना पड़ता था, सभी धर्म के लोगों को देना पड़ता था। उसके बाद लोधी वंश के सिकंदर लोधी ने भी पूरे भारत में जजिया कर लगा दिया था। लेकिन जैनुल आबदीन ने 1420 से लेकर 1470 के बीच में जब राज किया कश्मीर में, तो उसने वहाँ से जजिया कर ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद तो हमने अकबर की वीडियो में जाना था। अकबर के टाइम में बहुत से सेनापति, बड़े बड़े पोस्ट पे मंत्री, ज़्यादातर क्या थे, हिंदू थे। तो हिंदू मुस्लिम ना करते हुए वह सबका साथ विकास करता था। इसीलिए अकबर ने भी 1564 में पूरे भारत से जजिया कर को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मुगल काल के ही औरंगजेब जजिया कर को दोबारा शुरुआत कर देते हैं 1689 में। इसकी तो मजबूरी थी क्योंकि इसका टैक्स बिल्कुल खाली था, इन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए ये जजिया कर दोबारा लगाता है। और ये इस्लाम धर्म का भी पक्का था, अपने धर्म को भी फैलाना था। या तो जजिया कर दो, नहीं दे सकते तो धर्म परिवर्तन करो या फिर इनके गुलाम बनो। उसके बाद गुलाम वंश के ही शासक फर्रुख सैयद 1713 में फिर चालू कर देते हैं। 1713 में बंद कर देते हैं, 1717 में फिर चालू कर देते हैं, सिर्फ 4 साल के लिए बंद करते हैं। उसके बाद 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी मुगल सल्तनत का ही था, बाद में जाकर इसको पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं। तो जजिया कर आखिर में कब ख़त्म होता है, 1720 में परमानेंट बंद हो जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तो जजिया कर के फेवर में कौन कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, फर्रुख सैयद। और इसको बंद करने के फेवर में कौन कौन था, जैनुद्दीन आबदीन, अकबर, फर्रुख सैयद, मोहम्मद शाह रंगीला। औरंगजेब के काल में ही 1670 में एक जाटों का विद्रोह होता है और जाटों की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, गोकुला और राजा राम। तो 1667 में औरंगजेब अपनी सेना को भेजता है, लेकिन वह जाट विद्रोह नहीं दबा पाते, तो जाटों की इसमें विजय होते हैं। तो 1670 में औरंगजेब खुद अपनी विशाल सेना के साथ आता है और उसमें औरंगजेब जीत जाता है। तो 1670 में तिलपत की लड़ाई होती है औरंगजेब और जाटों के बीच में। ये तिलपत कहाँ है, आज के फरीदाबाद में। ये लड़ाई होने का कारण क्या था, क्योंकि किसानों को का बहुत हनन होता, बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। तो गोकुल उनको एकीकृत करता है और इस्लाम के विरुद्ध लड़ाई करता है और औरंगजेब इसमें हारता भी है। उसके बाद 1685 में राजा राम दोबारा जाटों का विद्रोह, पूर्ण विद्रोह करता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका भतीजा चूड़ामन भरतपुर राजवंश की नींव भी रखता है भारत में। तो ये छोटी सी जानकारी थी जाट विद्रोह के बारे में। उसके बाद 1679 में औरंगजेब अपनी बीवी की याद में बीवी का मकबरा भी बनवाता है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। उस टाइम इसको बनवाने में 6,70,000 रुपये के आसपास का पैसा लगा था, जो कि 25 एकड़ एरिया में बना हुआ है। इसका डिज़ाइन उतुल्ला ने बनवाया था। अभी उतुल्ला कौन था, उतुल्ला था उस्ताद अहमद लाहौरी का लड़का। उस्ताद अहमद लाहौरी वही है जिसने ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था। इसीलिए उसके लड़के को इसके डिज़ाइन के लिए वो औरंगजेब बुलाता है, लेकिन वह अच्छे से डिज़ाइन नहीं बना पाता। इसी को ताजमहल की नकली कॉपी या फोटोकॉपी भी कहा जाता है। तो इतने ये सब युद्ध वगैरह औरंगजेब क्यों जीतता है, औरंगजेब के बस की कुछ नहीं था। जीतते हिंदू ही हैं, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सार्वजनिक हिंदू सेनापति थे। हर डिपार्टमेंट के मंत्री ज़्यादातर हिंदू थे। वो ही लड़ते थे, अपनों के साथ लड़ते थे, जीत जाते थे, फ़ायदा होता था औरंगजेब को। इसी सब में तो मुगलों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ हिंदुओं की वजह से ही, वरना इनके बस की कहाँ था यहाँ पे राज करना। इन्हीं सब के चलते हुए 1685 में बीजापुर, जो कि आज के कर्नाटका में है, उसको भी मुगल साम्राज्य में मिला लेता है औरंगजेब। और 2 साल बाद ही 1687 में गोलकुंडा,
जो कि हैदराबाद में है आज के समय, उसको भी मुग़ल साम्राज्य में मिला लेता है। तो साउथ के बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को मुग़ल साम्राज्य में 1685 और 1687 में औरंगज़ेब मिला लेता है। और भी औरंगज़ेब अपने समय में बहुत से काम करता है, जैसे संगीतों पे पाबंदी लगा देता है और 1665 में हिंदुओं के खिलाफ बहुत गलत काम करता है। ये भारत में हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश जारी कर देता है, जिसमें बहुत से मंदिरों को तोड़ा जाता है और जिसमें फेमस फेमस बड़े मंदिर थे। सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में है, इसको भी तोड़वा देता है। बनारस का विश्वनाथ मंदिर जो बनारस उत्तर प्रदेश में है। मथुरा का केशव राय मंदिर, इसको भी, ये तीन बहुत बड़े बड़े मंदिर थे जिनको ये तुड़वाने का आदेश दे देता है। सोमनाथ का मंदिर, बनारस का मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर। वो बोलते हैं ना, जैसा करता है वैसे सामने भी आता है। तो इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इसका लड़का अकबर टू भी इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है गद्दी पर बैठने के लिए। लेकिन ये बात अलग है कि वो जीत नहीं पाता, जीतता औरंगजेब ही है इस विद्रोह में भी। और यही सब चलते चलते 20 फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसका मकबरा खलीलाबाद, जो कि रोजा आज के महाराष्ट्र में है, उसमें उसका मकबरा बना दिया जाता है। तो कहा जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल शासन का डाउनफॉल शुरू हो गया था। धीरे धीरे इनका साम्राज्य कम होता चला गया था, क्योंकि इसके बाद कोई कौशल योद्धा नहीं हुआ। तो ये छोटा सा काल था औरंगजेब का, 1658 से लेके 1707 तक का 49 साल का कार्यकाल था औरंगजेब का गद्दी पर बैठने का। तो इसकी मेन मेन चीज़ क्या थी? धर्मठ का युद्ध 1658, सामूगढ़ का युद्ध 1658, देवराई का युद्ध 1659, पुरंदर की संधि 1665, जजिया कर 1679, तेग बहादुर को फांसी 1675, 1679 बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, 1670 जाट विद्रोह तिलपत की लड़ाई, 1665 हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश, 1707 द एंड, औरंगजेब खत्म। इसी के साथ मुगल वंश का डाउनफॉल शुरू।